स्टूडेंट्स, आज हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक बीए पार्ट 1 में राजा राममोहन राय के विचारों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम अपने वीडियो में राजा राममोहन राय का जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी प्रमुख पुस्तकें तथा उनके सामाजिक विचारों का अध्ययन कर चुके हैं। हमने अपने पहले वीडियो में देखा था कि राजा राममोहन राय एक प्रमुख समाज सुधारक हैं। उन्होंने समाज सुधार के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उनको ख़त्म या तो समूल नाश करने के लिए पुरजोर प्रयास किए। साथ ही उन्होंने स्त्री स्वतंत्रता का पूरा समर्थन किया। उसी क्रम में आज हम राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। उस पहला आता है व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो राजा राममोहन राय ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता का समर्थन किया है। वे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति तीनों अधिकार स्वतंत्रता व्यक्ति को देने के पूरे पक्ष में थे। स्टूडेंट्स, हम हॉब्स, लॉक, रूसो जो कि तीनों सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक हैं। उनमें जो लॉक है वो मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में जो 3 स्वतंत्रताएं देने का समर्थन करता है वो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो राजा राममोहन राय ने भी व्यक्ति को जो 3 स्वतंत्रताएं देना आवश्यक माना है वो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में उनका दृष्टिकोण लॉक, ग्रोशियस तथा टॉमस पेन से समानता रखता है। तथापि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा को पश्चिमी व्यक्तिवादी विचारकों के समतुल्य नहीं माना जा सकता। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहते थे। इस दृष्टि से वे राज्य की अहस्तक्षेपवादी धारणा से पूर्णतया असहमत थे। अर्थात वे चाहते थे कि व्यक्ति के कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, उससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। उनका मत था कि राज्य को व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान के लिए सक्रिय प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त कुरीतियों, अन्यायप्रद परंपराओं और अंधविश्वासों को देखते हुए उन्होंने राज्य द्वारा समाज सुधार, शैक्षणिक उन्नति आदि के लिए विधि निर्माण पर बल दिया। राजा राममोहन राय फ्रांस की राज्य क्रांति के आदर्शों से बहुत प्रभावित थे। व्यक्ति के अधिकारों के संदर्भ में उनके विचारों का मर्म फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रेरक सूत्र स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व से भलीभांति व्यक्त होता है। राजा राममोहन राय व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं में सामान्य राजकीय हस्तक्षेप को उचित नहीं मानते थे। तथापि वे व्यक्ति के अधिकारों को समाज सापेक्ष मानकर राज्य को व्यक्ति के अधिकारों का सामाजिक उद्देश्य से नियमन करने की शक्ति प्रदान करना चाहते थे। राय का दृष्टिकोण न तो समष्टिवादी था और न ही अहस्तक्षेपवादी था। वे राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक अनिवार्य साधन के रूप में स्वीकार करते थे। राय राष्ट्रों की स्वतंत्रता का भी महान समर्थन करते थे। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें देखा कि राजा राममोहन राय व्यक्तिगत व राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसकी स्वतंत्रता में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य को बल्कि ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपना विकास कर पाए। नेक्स्ट है प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के विकास का समर्थन करने व उसके लिए सक्रिय प्रयास करने वाले व्यक्तियों में राजा राममोहन राय प्रथम है। 1823 में राजा राममोहन राय के द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरीशंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजी। यह याचिका अस्वीकृत हो गई तथा इसके विरुद्ध ब्रिटिश सम्राट के समक्ष अपील की गई। उन्होंने सम्राट से आग्रह किया कि वे प्रेस की स्वतंत्रता से इस कारण आशंकित न हो कि इससे भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध का भाव विकसित होने में सहायता मिलेगी। उनका यह मत था कि प्रेस की स्वतंत्रता ने विश्व के किसी भी भाग में क्रांति को कभी जन्म नहीं दिया है। क्रांतियाँ वहीं हुई हैं जहाँ निरंकुश शासन ने जनता को अज्ञान के अंधकार में रखा है।
उनका ये मानना था कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से जनता को शासन के विरुद्ध होने वाली शिकायतों को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और स्थानीय अधिकारियों के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली शिकायतों का सर्वोच्च सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करके उनका निराकरण किया जा सकेगा। तो उनका ये विश्वास था कि प्रेस की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति राय का आग्रह समाचार पत्रों की शक्ति को दायित्वहीन उपयोग का समर्थन नहीं था। वे जहां शासन द्वारा प्रेस पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के विरुद्ध थे, वहीं समाचार पत्रों से यह अपेक्षा करते थे कि वे सरकार पर अनावश्यक दबाव उत्पन्न करने या जनता को सरकार के विरुद्ध भड़काने के उपकरण के रूप में कार्य नहीं करें, बल्कि एक ऐसे निष्पक्ष मार्ग निर्देशक के रूप में कार्य करें जिससे कि वे सरकार को जनमत के प्रति सजग रखने तथा समाज में जागृति उत्पन्न करने का माध्यम बन सके। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रेस का और विचार की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका कभी भी गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसका हमेशा सही प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता को उन्होंने पूरा समर्थन किया और प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाए हुए प्रतिबंध क्रांतिकारियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति राय के आग्रह में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति उनका समर्थन भी अंतर्निहित आता। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपना विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता पूरी तरह से होनी चाहिए। नेक्स्ट है मानवतावाद व विश्व बंधुत्व। तो राय के विचारों में विश्व बंधुत्व और उदार मानवतावाद का उत्कट आग्रह व्यक्त हुआ है। उनके विचारों में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे मनुष्य के व्यक्तित्व और आत्मा पर लगाए जाने वाले परंपरागत प्रतिबंधों की समाप्ति के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने ईश्वर के नैतिक व्यक्तित्व की धारणा के आधार पर मानव मात्र के प्रति प्रेम के नैतिक आदर्श की स्थापना की। वे सहिष्णुता, प्रेम, सहानुभूति और बुद्धि पर आधारित समाज के निर्माण के पक्षधर थे। असीम मानवतावाद और धर्म के प्रति उदार और संश्लेषणवादी दृष्टिकोण ने उन्हें विश्व नागरिकता के विचार का प्रतिपादक बना दिया। राय मानव जाति को एक ही परिवार मानते थे तथा विभिन्न राष्ट्रों, जातियों, संप्रदायों को उनकी शाखाएं मानते थे। वे भारतीय जनता को उन्नति के घोर समर्थक थे, सच्चे अर्थ में अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। वे धर्म की शक्ति का उपयोग मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम, प्रेम के संचार के लिए करना चाहते थे। तो इस प्रकार उन्होंने विश्व बंधुत्व की धारणा का प्रतिपादन किया। विश्व बंधुत्व को उन्होंने प्रमुख माना। राय के चिंतन में समन्वयवादी व उदार पक्षों की प्रशंसा करते हुए विपिन चंद्र पाल ने कहा है कि समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवता व राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तादम्य राजा राममोहन राय के चिंतन का केंद्रीय तत्व है। नेक्स्ट है प्रशासन व राजस्व प्रणाली। तो राय ने भारत में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने प्रशासनिक पदों में भारतवासियों की अधिकाधिक भागीदारी का समर्थन किया। उनकी यह भी मान्यता थी कि उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर परिपक्व बुद्धि वाले व्यक्तियों को ही नियुक्ति दी जानी चाहिए और इस दृष्टिकोण से उन्होंने सेवाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम 22 वर्ष की आयु निर्धारित किया जाना उचित माना। उन्होंने राजस्व व्यवस्था के स्वरूप को परिवर्तित करने पर बल दिया। उनका सुझाव था कि भारत में निर्धन कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए जमींदारों और सरकार को लगान की दर कम कर देनी चाहिए। उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का आग्रह तो किया ही, किंतु सरकार से यह अपेक्षा की कि लगान की दर में परिवर्तन का अधिकार जमींदारों को प्रदान नहीं किया जाए। उन्होंने भारत में स्थायी भू प्रबंध की आवश्यकता पर बल दिया। निर्धन जनता को कर में राहत देने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार विलासिता की सामग्री पर अधिक दर में कर लगाए, कर को कम करे। राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाए रखने का आग्रह करते हुए उन्होंने मत व्यक्त किया कि राजस्व विभाग पर किए जाने वाले रखरखाव के व्यय में कमी की जानी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने किसानों पर पड़ने वाले कर के भार को भी कम करने के लिए बहुत प्रयास किए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने राजा राममोहन राय का
राजनीतिक विचार देखा, इसमें हमने देखा उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता व राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने हर व्यक्ति को प्रेस की और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। मानवतावाद और विश्व बंधुत्व के साथ उन्होंने प्रशासन व राजस्व प्रणाली में किस प्रकार कर लगाए जाने चाहिए और प्रशासनिक पदों पर परिपक्व बुद्धि वाले व्यक्तियों को ही नियुक्ति दी जानी चाहिए और सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु उन्होंने 22 वर्ष रखी और उन्होंने न्यायिक सुधार के लिए भी कई कार्य किए। राय ने भारत में न्यायिक व्यवस्था के सुधार के प्रति वो बहुत सजग थे। वे न्यायिक व्यवस्था को ऐसा स्वरूप देना चाहते थे कि आम जनता की सुविधापूर्वक तथा शीघ्र न्याय उनको मिल सके, न्याय के लिए कोई परेशान ना हो। मतलब वे न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के समर्थक थे। न्यायिक व्यवस्था को भारत की जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए उन्होंने यह उचित माना कि विधि संहिता का निर्माण भारतीय सामाजिक और आर्थिक संदर्भों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। न्यायिक सुधारों के लिए उन्होंने अपने 2 पक्ष प्रस्तुत किए। पहला तो ये कि वे जूरी प्रणाली प्रारंभ किए जाने के पक्ष में थे। उनका मत था कि भारत में न्याय की पंचायती प्रणाली जूरी प्रथा से समानता रखती थी। उनका सुझाव था कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वो न्यायाधीशों तथा अपने कार्यों से अवकाश प्राप्त कर चुके वकीलों व समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जूरी का सदस्य बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो सही निर्णय करने में सक्षम होंगे। और दूसरा है, भारत में जनता को न्याय की प्राप्ति के मार्ग में यह एक बहुत प्रमुख बाधा थी कि न्यायिक अधिकारियों और जनता के मध्य सुविधापूर्वक संवाद करने के लिए कोई एक भाषा नहीं थी। वे जनता के द्वारा न्याय प्राप्त करने की दृष्टि से इसे उचित मानते थे कि न्यायिक कार्य ऐसी भाषा में किया जाना चाहिए जिसे न्यायिक अधिकारी और जनता दोनों ही बोल और समझ सके। मतलब भाषा को लेके कोई प्रकार का गैप ना रहे, एक ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिसको जो बोला जाए उसको समझा जाए। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिया कि भारत में ऐसे समाचार पत्र और पत्रिकाओं का भी अभाव था जिनमें न्यायालयों के निर्णय प्रकाशित किए जाएं। इस कारण जनता तथा वकील विशिष्ट प्रश्न पर न्यायालयों द्वारा पहले व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से अपरिचित रहते थे और वे न्यायिक निर्णयों के लाभों को भविष्य में होने वाले मुकदमों में उठा पाने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पाते थे। तो न्याय व्यवस्था इतनी सुगम और सरल होनी चाहिए कि न्याय हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। न्याय के लिए भाषा का प्रयोग ऐसा होना चाहिए जो सुगम हो, उसको समझा जा सके। तो इस प्रकार राजा राममोहन राय ने न्यायिक सुधार में भी कई सारे प्रयास किए। तो आज हमने राजा राममोहन राय के विचारों में इनका राजनीतिक विचार पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका आर्थिक और धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक